बीपी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 3 जिनको प्रॉब्लम नहीं है ना, बाकी कहीं भी बॉडी में प्रॉब्लम हो, कोई भी, इवन कैंसर भी कोई ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आप तेज स्पीड से कर सकते हो। कैसे? ऐसे लगातार करते जाएंगे, बिल्कुल ये वाला हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स रहेगा, जकड़न नहीं होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल कुछ लोग ना टाइट कर रहे होते, टाइट नहीं करना, बिल्कुल रिलैक्स बैठ के करना है, श्वास को चलते जाना देना है ना। ऐसा नहीं कि पेट को फुलाएं या छाती को फुलाएं बार बार, केवल श्वास को अंदर बाहर करना है, ये फास्ट स्पीड है ना। ये क्या करती है आपकी बॉडी में, एक तरीके से ब्लड को प्योरीफाई करती है सबसे बढ़िया तरीके से। ब्लड प्योरीफाई होगा, सारे नस नाड़ियों को, सारे ऑर्गन्स को बढ़िया ब्लड मिलेगा, अपने आप से उनकी प्राणिक एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। जो डाइट भी वही काम कर रही है, ऑर्गन को जाके प्राणिक एनर्जी को बढ़ा रही है, और ये नेचुरली भी आप इसको बढ़ा सकते हो एक ही तरीके से। ये तो हो गया भस्त्रिका प्राणायाम। दूसरा, भस्त्रिका प्राणायाम उनके लिए बहुत लाभकारी है जिनको कमजोरी बहुत है, चक्कर बहुत आता है ना। किसी किसी को कपालभाति करते करते चक्कर आ जाते, नींद आ जाती है, थोड़ा सा भी स्ट्रेचिंग वाला एक्सरसाइज किया, गर्दन पीछे करने वाला एक्सरसाइज किया, खास तौर पे सूर्य नमस्कार, तो चक्कर आने लगता है ना। चक्कर इसलिए आता है क्योंकि आपके ब्रेन के पास ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, क्योंकि आप उतना काम लेते नहीं हो, या आप ज़्यादा काम लेते हो ब्रेन से, तो ऑक्सीजन की ज़्यादा खपत हो जाती है और यहाँ पर डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की। तो जैसे ही आप कुछ एक्स्ट्रा वर्क करोगे तो माइंड के पास एनर्जी कम रहेगी, तो वो चक्कर आने लगता है, वो अपने आप को बचाता है। तो पहले क्या करो, आप ब्रेन को ऑक्सीजन पहले दे दो अगर आपको चक्कर आने की समस्या है, यानी कि भस्त्रिका प्राणायाम पहले कर लो आप, और स्ट्रेचिंग वाले एक्सरसाइज आप बाद में करो, तो ब्रेन के पास पहले ऑक्सीजन पूरी हो गई, फिर चक्कर नहीं आएगा, नहीं आपको नींद आएगी, ठीक है। फिर सेकंड है आपका कपालभाति प्राणायाम, इसमें भी गुरुजी यही क्रोनोलॉजी में चलेगा। हाँ, जैसे सीक्वेंस ही बता रहा हूँ, सीक्वेंस बता रहा है, ठीक है। दूसरा है कपालभाति। कपालभाति जिनको भी बीपी, जिनको पेट में कोई अल्सर या कोई घाव या कोई ऑपरेशन हुआ है पिछले 6 महीने में, है ना, और हाँ बीपी हो गया, ब्लॉकेज, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, बीपी की समस्या है, या पेट में कोई अल्सर आदि की समस्या है, या प्रेगनेंसी की अवस्था है, या पीरियड्स की अवस्था है, उसमें तो नहीं करना चाहिए, है ना। प्रेगनेंसी और पीरियड में तो नहीं करें। बाकी इन तीनों कंडीशन में अगर करना चाहें तो 2 सेकंड में एक बार करना होता है ना, स्लो स्पीड से। एक चौथा, हर्निया वाली कंडीशन में भी स्लो स्पीड से। हर्निया में क्या करेंगे, एक दुपट्टा या कोई भी ऐसी बेल्ट बांधे करेंगे जहाँ भी आपको हर्निया की समस्या है ना, जांघ के पास है या ऊपर वाले हिस्से में है, तो इसको एक दुपट्टा बांध लेंगे और 2 सेकंड में एक बार ऐसे करेंगे। बीपी वाला भी ऐसे ही करेगा, कोलेस्ट्रॉल वाला भी ऐसे ही करेगा, पेट में अल्सर है वो भी ऐसे ही करेगा। तेज करेगा तो बॉडी में हीट बढ़ेगी और समस्या बढ़ जाएगी। बाकी इसके अलावा जो भी कोई प्रॉब्लम है तो 1 सेकंड में एक बार करेंगे। इस तरीके से, है ना। क्या बोला 2 सेकंड में एक बार कर सकता है जिसका बीपी का प्रॉब्लम है? बीपी, आपको जो है कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, और जिनको पेट में जो अल्सर वगैरह की समस्या है, सब पित्त में ही आते हैं। हाँ, तो उसको जो है 2 सेकंड में एक बार करना है। हर्निया वाले को पेट पे दुपट्टा बांधे करना है। पीरियड और प्रेगनेंसी में नहीं करना है, प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल भी नहीं करना है ना। पीरियड्स में 2 सेकंड में एक बार कर सकते हैं शरीर की शुद्धि के लिए, ठीक है। ये 3 इसके भी वेरिएशन है। ये करने से ब्लड प्यूरिफाई होता है? बिल्कुल, कपालभाति है ना, कपालभाति का काम ही शुद्धि करना। हमारे बॉडी का जो लगभग 60% जो प्योरिफिकेशन होता है ब्लड का, वो हमारे लंग्स तो कितना काम कर पाएंगे, लंग्स ज़्यादा नहीं काम कर पाते, मेन काम करते हैं लेकिन सारा नहीं करते हैं, है ना। जैसे घर का सारा काम बोलेंगे ना करने के लिए, तो महिला सारा काम करती है घर का, है ना, लेकिन सारा नहीं करती है। पुरुष भी करता है, बच्चे भी करते हैं, सब करते हैं। यार कमाने का जैसे बोलते हैं ना, सारा पैसा तो हस्बैंड ही कमा के लाता है, सारा नहीं लाता है, तभी कमा पा रहा है जब वो उनकी वाइफ का सपोर्ट है ना। ऐसे ही सारा लंग्स ही सारा काम नहीं करते हैं प्योरिफिकेशन का। ये सारे जो रोम्स छिद्र है ना आपके, ये सारा भी करते हैं ना, ये सारे में मिलजुल के करते हैं। तो जब आप क्या करते हैं, जब आप कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं कि आप झटके से श्वास को बाहर फेंक रहे हैं, है ना, तो उससे सारी अशुद्धियाँ बाहर निकल रही हैं। जो यूरिन के माध्यम से या स्टूल के माध्यम से जो नहीं निकल पाई, वो सारी आपकी नाक के माध्यम से निकलती हैं, सूक्ष्म होकर के, है ना। स्टूल आपको दिखाई देता है, यूरिन आपको दिखाई देता है, लेकिन कुछ अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं जो नहीं दिखाई देती, वह कोरोना की जैसी हैं, होती हैं लेकिन दिखती नहीं है। तो उनकी शुद्धि होती है श्वास के द्वारा ही, है ना। हाँ, तो श्वास के द्वारा उसको हम बाहर फेंकते हैं, ठीक है। और नाभि जो झटका लगता है उससे क्या होता है, आपकी एनर्जी जागृत होती है नाभि के पास, तो एनर्जी को बढ़ा रहा है ये और आपको प्योरीफाई कर रहा है।
दो काम होते हैं। भस्त्रिका कितना मिनट करना चाहिए? भस्त्रिका 5 मिनट 5 मिनट। 5 मिनट। और कपालभाति शुरुआत में 2 मिनट और बढ़ते बढ़ते 5 मिनट, और जब बिल्कुल सारे सिम्टम्स सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाए तो मैक्सिमम 10 मिनट तक ले जा सकते हैं। भस्त्रिका सांस लेने और छोड़ना। हाँ, सांस लेना और छोड़ना, सर, डीप इनहेल डीप एक्सहेल। चंद्रवेदी प्राणायाम बहुत अच्छा है, सुनता हूँ। चंद्रवेदी प्राणायाम। हाँ, वो बताऊंगा इसके लास्ट में। अच्छा। ये सीक्वेंस से बाहर है ये सारे। तो कपालभाति हो गया है ना। ये कैंसर में तो आप कपालभाति को आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा लगातार कर सकते हैं, 2.5 घंटा, कोई इसकी लिमिट नहीं है। और ब्रेक देकर फिर ब्रेक दे करके भी कर सकते हैं, कंटिन्यू भी कर सकते हैं। हाँ, ब्रेक तभी देना है जब व्यक्ति का पेट दर्द होने लग जाए। हाँ। अगर नहीं हो रहा है उसको तो लगातार चलते रहने दो, ठीक है। हाँ, उसमें रिदमेटिक तरीके से चलना चाहिए। सबसे बढ़िया है कि रिदम होना चाहिए, 1 सेकंड में एक बार, एक नहीं ऐसे 1 मिनट तो तेज तेज कर लिया फिर धीमे धीमे कर लिया, कुछ फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। रिदम सबसे जरूरी है, एक ही रिदम से जाना। एक ही रिदम से होना चाहिए। सनलाइट में बैठ के कर सकते हैं। वो बढ़िया है, जिनको मोटापा है ना वो अगर सनलाइट में बैठे करेंगे तो मोटापा बहुत जल्दी कम होगा, ये रहता है, ठीक है जी। जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उनको जल्दी से आपूर्ति हो जाएगी धूप नेक्स्ट क्या है में। मुझे? कपालभाति हो गया, भस्त्रिका, कपालभाति। उसके बाद आता है बाह्य प्राणायाम, जिसको महाबंद भी बोलते हैं। कपाल भस्त्रिका से हमने क्या किया, वायु को भीतर भरा, जो दूषित गैसें थी उनके साथ प्राणवायु मिक्स होकर के उन दूषित गैसों को ऊपरी लेवल पे ले आएगी। कपालभाति के जरिए हम उनको सारे को बाहर रिलीज करते रहेंगे, ठीक है। और नीचे से रिलीज, ऊपर से रिलीज करेंगे श्वास के माध्यम से, और नाभि को झटका दे करके एनर्जी को जागृत करेंगे। अब आता है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम क्या करेगा, जो आपने ये एनर्जी जागृत करी है ना नाभि से जो है, इसको आपको स्टोर करना आना चाहिए, है ना। इसको ऐसे नहीं छोड़ देंगे, बस जगा करके छोड़ दिया किसी को नहीं, उसको कोई काम भी देना होता है ना। तो काम कैसे देंगे, बाह्य प्राणायाम के जरिए से, ताकि ये एनर्जी ऊपर की ओर जाए। जैसे आप गुब्बारा फुलाते हैं तो अब गुब्बारे में आगे वाला छोर और पीछे वाला छोर तो बिल्कुल अलग से दिखता है, लेकिन ऊपर वाले छोर को आप थोड़ा सा नीचे गोल अंडाकार रहता है वो। अगर आपको चाहिए कि ये दोनों छोर नीचे वाला और ऊपर वाला खुले तो आपको आगे और पीछे वाले दोनों छोर को दबाना पड़ता है, तो वो आवाज़ जो है ऊपर की ओर फैल जाती है। सेम ऐसे ही होता है, जो एनर्जी आपने नाभि के आसपास इकट्ठी करी है तो क्या करेंगे आप, पूरा श्वास भरेंगे, पूरा श्वास बाहर निकाल देंगे, लंग्स और पेट पूरे खाली हो जाएंगे सांस से। एनएस पार्ट को सिकोड़ें, पेट को सिकोड़ करके नाभि से लगाएं और ठोड़ी को यहाँ छाती से लगाने का प्रयास करें। एनएस पार्ट को ऊपर की ओर संकुचित कर लिया, नाभि को पीठ से लगाने का प्रयास किया और ठोड़ी को छाती से लगाने का। एनर्जी के निकलने के 3 रास्ते हैं मेन, या तो नीचे के मार्ग से निकलेगी, या आपको जो है गला अगर खुला रहेगा तो इसके माध्यम से ऊपर से निकल जाएगी, है ना। 2 रास्ते ये हो गए। दूसरा आपकी आंखों से निकलेगी, तो आंखें बंद, गले को आपने चोक कर दिया, एनएस पार्ट को रोक दिया आपने और पेट को दबा दिया, तो जो एनर्जी यहाँ थी वो सारे डिस्ट्रीब्यूट होकर के यहाँ साइड में आ गई, है ना। कभी भी आप देखना, एक चीज़ है श्वासों का, एनर्जी बहुत सूक्ष्म होती है जो आपने नाभि में जगाई है। कभी आपका गुस्सा आ जाए तो आप क्या करो, श्वास से कनेक्शन को काट दो। आपके इमोशंस और श्वासें एक साथ चलती हैं। जितनी तेज आपको विचार आ रहे हैं उसी तेज गति से आपकी श्वास भी चलेगी हमेशा। जैसे आपको कभी किसी के ऊपर प्यार आए, छोटे बच्चे के ऊपर, माँ के ऊपर, बहन के ऊपर, किसी के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर, आप देखना आपकी श्वास की गति बहुत धीमी होगी, वैसे ही होगी बिल्कुल सेम। अगर आपका विचार ऐसे ऐसे चल रहे हैं तो श्वास भी ऐसे ऐसे ही चलेगी, बिल्कुल सेम। अगर आपके विचार बहुत तेज हैं, गुस्से वाले हैं, तो श्वास भी तेज तेज चलेगी वैसे, है ना। आपको क्या करना है, गुस्सा आया आपको तो श्वास की सप्लाई काट दो, विचार एकदम से शांत हो जाए, गुस्सा एकदम से गायब हो जाएगा। ऐसे ही जो अपने एनर्जी यहाँ पर जगाई है, अगर श्वास चलता रहेगा ना तो एनर्जी ऊपर नहीं उठ पाएगी, क्योंकि श्वास ऊपर से नीचे जा रही है। आप उसको ऊपर रोक के रखो, खाली कर दो पूरा, नीचे वाली एनर्जी अपने आप ऊपर उठ करके यहाँ आ जाएगी। यहाँ तक पहुँचाना है बस, उसको प्राण के साथ मिला देना है, ठीक है। ये रहता है ऐसे। कभी भी कोई नेगेटिव थॉट्स आए आपको, तुरंत 2 मिनट के लिए श्वास को बाहर निकाल के रोक के रखो, एकदम से बैलेंस हो जाएगा आपका, ऊपर उसके ऊपर इमोशंस के ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। नहीं तो आपके ऊपर विचार हावी हो जाएगा, और जब आप श्वास की सप्लाई काट देते हो, उसका न्यूट्रिशन काट देते हो विचार का, तो आप उसके ऊपर हावी हो जाओगे। सिंपल सा मेथड रहता है। जिसको रिलीज करने का टेक्निक क्या है, सब तो बंद लगा दिया, हाँ, टोटल बंद हो गया है। अभी जो सांस को देखिए, पहले श्वास गहरा भरा, पूरा श्वास बाहर निकाल दिया,
पेट अपने आप भीतर चला जाता है जैसे ही बाहर निकालते हैं ना श्वास को। एनएस पार्ट को सिकोड़ा, पेट को भीतर दबाया और इसको ठोड़ी को कंठकूप से लगाया। जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर रोका। जब ऐसा लगे कि अब नहीं रुक सकता तो सबसे पहले गर्दन को उठा करके श्वास भरा, पेट को ढीला छोड़ा, एनएस पार्ट को ढीला छोड़ा। ये होता है बाह्य प्राणायाम। एनएस पार्ट जो है उसको जब सिकुड़ा हाँ। तो कंटिन्यूअस पका के तो नहीं रख सकते। कंटिन्यू पकड़ के रखना है उसको। शुरुआत में प्रैक्टिस नहीं है ना अभी, वो धीरे धीरे हो जाएगा। और कल परसों में कोई पूछ रहे थे, ये वाला भाई साहब शायद पूछ रहे थे, अश्विनी मुद्रा। इसी में एक अश्विनी मुद्रा होती है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आप आगे नाम लिया तो आगे बढ़। 3 बार, ये केवल 3 बार, ज़्यादा नहीं करना है इसको। गुरुजी क्वेश्चन मुद्रा देखो শিখে নাও এখানে ঠিক বলছি আছে হ্যাঁ বলছো क्वेश्चन मुद्रा उद्यान बंद लगा रहे हैं बढ़िया है। उद्यान बंद जबरदस्त। मतलब पूरा यहाँ पे लाकर दी ठीक है। इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, है ना, आ जाइए आप। ये सीक्वेंस से बाहर है ये, ठीक है, फिर भी लिख लेना आप। इसको अश्विनी मुद्रा बोलते हैं। किसको? अश्विनी मुद्रा जो भी बता रहा हूँ मैं। ये तो बाह्य बंद था ना, बाह्य मुद्रा, बाह्य प्राणायाम, इसको महाबंद भी बोलते हैं। लेकिन एक अश्विनी मुद्रा होती है, आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं। टाइफाइड किसी को हो जाए ना, टाइफाइड को बोलते हैं आंत्र ज्वर, यानी कि आंतों का बुखार। वो आंतों में इन्फेक्शन करता है, जो बैक्टीरिया होता है, और आंतों में जो कभी इन्फेक्शन हो जाता है वो टाइफाइड बार बार उसको वापस आता रहता है दोबारा से उस व्यक्ति को। और जिसको टाइफाइड एक बार हो गया ना, वो जिंदगी भर क्या होता है ना, कि हमारे वो हरियाणा में बोलते हैं, उत्तराखंड में, कि उभर नहीं पाता है, उसका शरीर विकसित नहीं हो पाता है, उसके शरीर में कोई ना कोई डेफिशिएंसी रहती ही है। थोड़ा सा भी मौसम चेंज होगा उसको बुखार आ जाएगा, जिसको टाइफाइड होता है। टाइफाइड बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो टाइफाइड में जो आंतें कमज़ोर हो जाती है ना, कोई भी उसका उपाय नहीं है कि आप एलोपैथी में तो है ही नहीं, है ना, कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है कि आंतें दोबारा से रिकवर कर जाएं। एक ही प्राणायाम है और एक ही टेक्निक है। योग में भी कुछ नहीं है दूसरा इसके अलावा, उसको बोलते हैं अश्विनी मुद्रा। बस वही केवल आंतों की खोई हुई एनर्जी को वापस रिकवर कर सकती है, बाकी कोई और माध्यम नहीं। अश्विनी का मतलब होता है अश्व, यानी कि घोड़ा। घोड़ा जब मल त्याग करता है ना, उसके पश्चात अपने एनएस पार्ट को सिकोड़ता है, ढीला छोड़ता है, ऐसे करता है वो। उस वहाँ क्या है, वहाँ आसपास की मसल्स जो हैं उनमें ताकत आती है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है ना। ऐसे ही अश्विनी मुद्रा में करते हैं, अपने एनएस पार्ट को ढीला छोड़ते हैं, सिकोड़ते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो बाउल मूवमेंट्स होता है, जो पेरिस्टाल्सिस जो मोशन होता है, वो बिल्कुल दुरुस्त रहता है। अभी कंटिन्यू जैसे सबकी सीटिंग जॉब है, तो हमारी जिन मसल्स को कंटिन्यू रिलैक्स मिलता रहता है ना, वो अपना काम करना छोड़ देती हैं या काम करना बंद कर देती हैं। तो जब इससे का लगातार एक्सरसाइज होती रहेगी तो वहाँ कोई विकृति नहीं आती है। तो अश्विनी मुद्रा करने से आंतें रिकवर होती हैं, है ना। और जिनको यूरिन आदि की प्रॉब्लम है, या यूटीआई है, या प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या है, या यूरिन होल्ड नहीं कर पाते, खांसी है, खांसते हैं, छींकते हैं, यूरिन पास हो जाता है, बहुत सारे को रहती है जैसे एज बढ़ती है। तो उसमें क्या करना है, हमने अपने जो हमारा जो मूत्राशय है ना, उसको भी साथ में सिकोड़ना है, ठीक है, उसको भी सिकोड़ना है एनास और मूत्राशय, हाँ, दोनों के साथ करना है, दोनों को सिकोड़ना। होल्ड करके रखना है, नहीं कंटिन्यू, हाँ और कंटिन्यू, ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, हाँ बस उतना करना, ठीक है। उसको रोक के नहीं रखना, क्योंकि हमें उसको एक्सरसाइज करना है, उसके हमें एक्सरसाइज करना, मसल्स को स्ट्रेंथ करने हैं। तो आप उसको सिकोड़ेंगे, ढीला छोड़ेंगे, बस इतना ही करना हो रहा है अच्छा से। जी। ये है बस इसका, वो कितने बार करना है? कम से कम 1 मिनट तो करना ही है। 1 मिनट का? हाँ, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो 1.5 मिनट 2 मिनट भी कर सकते हो, है ना। और ये बता दूं मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ इसी में, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी या कोई भी दुनिया की पैथी, वायु को नियंत्रित करने के लिए जो भी बेस्ट तरीके बताए गए हैं ना, वो एनएस पार्ट के द्वारा ही बताए गए। चाहे आयुर्वेद में बस्ती हो, चाहे योग में बस्ती हो, चाहे योग में अश्विनी मुद्रा हो, चाहे योग में महामुद्रा हो, चाहे योग में मूलबंध हो, सारे एनएस पार्ट वाले तरीके हैं। मैंने कल बताया था कि अपान वायु ही हमारी प्राणवायु को कुपित करती है, और अपान वायु का स्थान है नाभि, और अपान वायु के निकलने का रास्ता है गुदा मार्ग। तो गुदा मार्ग को आपने पकड़ लिया, वहाँ अगर कोई गड़बड़ नहीं है, विकृति नहीं है, तो वायु आपके नियंत्रण में रहेगी। वायु का और गुदा भाग का बहुत गहरा कनेक्शन है। तो गुदा भाग की जितनी भी थेरेपीज हैं वो सारी वायु को नियंत्रित करती हैं, है ना। ये एक सॉल्यूशन है इसका, है ना। इसलिए पहले के टाइम पे ये बताया जाता है कि दिनचर्या में डेली हमें अपने गुदा भाग, कान, नाभि, नाक और सिर, इन 4-5 जगहों पर तेल कंटिन्यू लगा के रखना चाहिए, ताकि यहाँ के आसपास की मसल्स इनकी कमजोरी ना आए, क्योंकि मसल्स कमजोर होंगी तो वायु वहाँ नहीं जा करके इधर उधर जाएगी, है ना। तो ये गुदा भाग का और वायु का गहरा कनेक्शन है। तो ये हो गया आपका भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य हो वायु गया। होएगा। हाँ। फिर आता है आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम।
अनुलोम विलोम सबको पता है, सुन रहे हैं कई दिनों से। अनुलोम क्या होता है? ये जो हमारे लोम हैं, एक तो इनके अकॉर्डिंग सांस लेना और एक इनके विपरीत लेना, यानी कि एक इनहेल करना और एक एक्सहेल करना। लेकिन कैसे? पहले एक नाक को बंद करके लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। हाँ, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। बस यही करते जाएंगे अल्टरनेट। लेकिन कोई कोई जैसे होता है ना, जो लेफ्ट हैंड से काम करते हैं, उनको अपोजिट करना है, उनको पहले राइट से शुरुआत करना है ना? और जो राइट हैंडिंग है उनको पहले लेफ्ट नाक से श्वास, नोस्ट्रिल से श्वास लेकर के शुरू, हाँ अपोजिट करेंगे। इसमें होल्ड नहीं करना है, लास्ट करना है राइट साइड से छोड़ के, जी जी, ना लेफ्ट साइड में छोड़ के। लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ देना, हाँ, वापस राइट से लेना, फिर लेफ्ट से छोड़ देना। ऐसे करके 20 बार। हाँ ऐसे नहीं, कंटिन्यू करते जाना, लगभग 10 मिनट है ना, सामान्य स्थिति में 10 मिनट। और जो उनको बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है ना, कोई बड़ी समस्या है, तो आधा घंटा, 1 घंटा है ना। अब इसमें क्या है, जैसे इन बाबूजी का है, अब इनकी मैं बात कर लेता हूँ। इनकी क्या है, आँख की जो नाड़ियाँ हैं ना, वो सूख गई है ना, वो सूख गई हैं अब बुरी तरह से, क्योंकि बहुत छोटी छोटी नाड़ियाँ होती हैं, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म होती हैं। अगर तेज गति से सांस लेंगे ना, तो वो और ज़्यादा सूख जाएंगे, खराब हो जाएंगे, बिल्कुल रिकवरी नहीं कर पाएंगे। कि इनको क्या करना है कि ऐसी गति से सांस लेना है जिस सांस में थोड़ी सी ठंडक हो, नमी हो। अब तेज गति से जो भी सांस लेंगे, मैंने बताया उसमें एग्रेशन होगा, उसमें हीट होगी। अब मैं किसी के हाथ पे तेजी से ऐसे कर दूं, गर्म हो जाएगा ना, और किसी को ऐसे करूं तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, गर्मी नहीं होगी उसमें, एक थोड़ी सी अलग सी एक तरह ठंडक सी मिलेगी, शांति सी होगी। तो ऐसे ही उसी तरीके से इनको अनुलोम विलोम करना है। तेज गति से करेंगे तो हीट बढ़ेगी है ना, और धीरे धीरे करेंगे तो उसमें थोड़ी नमी रहेगी, यानी कि वाटर कंटेंट भी गुरुजी, रहेगा। इनका कपालभाति चलेगा? कपालभाति भी चलेगा इनका, बाह्य प्राणायाम चलेगा? बाह्य नहीं चलेगा, बाह्य नहीं चलेगा। अनुलोम विलोम चलेगा? अनुलोम विलोम चलेगा इनका, मतलब स्लो। दादा स्लो स्पीड से। प्रथम भस्त्रिका, पहले भस्त्रिका करना है 16 स्पीड से, हाँ, फिर कपालभाति भी 16 स्पीड स्लो से, स्पीड से, फिर अनुलोम विलोम हाँ। जैसे करना है हाँ, वैसे करना है। अनुलोम विलोम गुरुजी, नॉर्मली बाह्य प्राणायाम कितना देर तक करना चाहिए? 3 बार, 3 बार। 3 बार। এই বাহে 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 বাহে। মহাবন্ধ যে লাগালো, মহাবন্ধ। কোনটা ये শ্বাসটা নিলাম, ছাড়লাম, অল্পটাকে আটকে দিলাম, ব্যাস। যেটা আমি করে দেখালাম। ठीक है, तो ये अनुलोम विलोम हो गया। एक होता है इसमें उज्जयी प्राणायाम है ना, इसके बाद हाँ ये क्या बोलते हैं, इसके बाद 2 और बच जाएगा, उसको भी जल्दी जल्दी कवर कर लेता हूँ। उज्जयी प्राणायाम मैंने बताया था, उदान वायु, शुरुआत में बताया था ना, उदान वायु की वजह से, गला में रहता है, हाँ। खांसी होने में ज्यादा हो जाता है। हाँ आयुर्वेद क्या मानता है कि गले से ऊपर, छाती से ऊपर जितनी बीमारियां होती हैं वो कफ के रिलेटेड होती हैं, कफ की वजह से होती हैं। लेकिन योग क्या मानता है कि ऊपर से जितनी की बीमारियां होती हैं वो उदान वायु की वजह से होती हैं। चाहे आप गला खराब होना हो, गला बैठना हो, आवाज़ खराब होना हो, या कोई भी समस्या होती है तो उदान वायु की वजह से होती है। आपको भूख लगना, आपको प्यास लगना, आपका डिप्रेशन में जाना, आपका थायराइड ग्लैंड बढ़ जाना, हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड, सारी समस्या उदान वायु के कारण से होती है। तो उदान वायु को कंट्रोल करने के लिए, अगर उदान वायु कंट्रोल में हो जाए तो सारी समस्याएं जो है कंट्रोल में आ जाएंगी। तो उसके लिए होता है उज्जयी प्राणायाम, अब लिख लो उसको। गले से ऊपर का हिस्सा, हाँ गले से ऊपर का हिस्सा उदान वायु के चलते होता है। हाँ, उदान वायु का एग्रावेशन होने से होता है। वो थायराइड का भी प्रॉब्लम हो सकता है, टॉन्सिल का भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी नाक कोई बंद भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, उदान वायु है ना। उदान वायु ही क्या करती है, उसको यहाँ वाले कफ को ट्रिगर करती है। अगर थोड़ा सा डिटेल में जाओगे आप, है ना, हमें कफ को देखना ही नहीं है ना। जब कफ अपने आप से कहीं जा ही नहीं सकता तो उसको क्यों छेड़े हम। उदान वायु ही गड़बड़ कर रही है तो उदान वायु को पकड़ेंगे, है ना, कफ को छोड़ ही दो, है ना। योग ने छोड़ दिया उसको, है ना, क्योंकि जो कंसेप्ट दिख रहा है सामने उसी को पकड़ो ना बस, ठीक ठीक ठीक। जो उसको प्रेरित कर रहा है कफ को बढ़ाने के लिए। तो उदान वायु क्या क्या करते हैं, उज्जयी प्राणायाम करते हैं। अच्छा, उज्जयी प्राणायाम बहुत जरूरी है, एक बार सीख लो आप लोग। पहले क्या करेंगे, छोटी छोटी हिचकियाँ लेते हैं। हिचकियाँ लेनी तो आती है ना, हिचकियाँ लेके देखिए। इसी हिचकी को लंबा कर देंगे, लंबा कर दिया, राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से श्वास को पूरा बाहर छोड़ दिया। हिचकी के साथ वायु अंदर जा रहा है। हाँ, हिचकी के साथ वायु अंदर जा रहा है और राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ देंगे।
शुरुआत में करने में खांसी बहुत आती है, इसमें बहुत खांसी आती है शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाती है ना पूरा ठीक हो जाता है। इसका मैं बता दूं आपको, मेरा जब योग में नहीं मैं करता था पहले, मेरा गला खराब होता था क्योंकि मेरी मतलब कपर ये करती है। भ्रामरी का ऑपोजिट है। अपोजिट नहीं सर ये बोलेगा। गला को सीधा करके भ्रामरी करना तो है छोड़ने ऐसे का करके? टाइम आवाज करने का না ভ্রামরিতে দাদা এতে উজ্জয়িনীতে গলার এই জায়গার এই থাইরয়েড গ্ল্যান্ড শ্বাসটা এখান থেকে নিতে হবে। ভ্রামরিতে যখন আমাদের সে আওয়াজটা বেরোবে এই অংশ থেকে इसके बाद भ्रामरी आएगा, अच्छा, इसके बाद ठीक आएगा। है ठीक है। अभी सर पूछ रहे थे कि इसको कैसे करना है, गला सीधा करके कि ऐसे करके। शुरुआत ऐसे सीधा करके ही करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे करके करोगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा, शुरुआत में आपको ब्लड भी आ सकता है थोड़ा सा खांसी के साथ ना, वो वाला आपको नहीं करना। जब आपका गला पूरी तरह से तैयार हो जाए, साफ हो जाए, तो आप ऐसे करके भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपकी शुरुआत में मांसपेशियां तैयार नहीं होती हैं तो ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, ब्लड आना शुरू हो जाएगा, है ना। हालांकि वो ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ नहीं है, सेंधा नमक और गर्म पानी मिला करके पी लेंगे तो वो खत्म हो जाता है, ठीक हो जाता है मतलब, ठीक है। तो इसको 3 बार करेंगे सामान्य सिचुएशन में। जिनको गड़बड़ है 11 बार तक करेंगे उज्जयी प्राणायाम को। जो जिसका हाइपोथायरॉयडिज्म है, गोइटर है, वो कर सकता है बिल्कुल कर सकता है, और फायदा भी करेगा उसी के लिए है ये, उसी के लिए। उसी के लिए है। आप और कुछ मत कराओ, जिनको भी गले से संबंधित है ना, थायराइड, हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड, टॉन्सिल या कुछ भी समस्या है, केवल और केवल उज्जयी प्राणायाम कराओ, कुछ मत कराओ, ना डाइट पालन करवाओ, कुछ मत कराओ, है ना। मेरा अपने एक्सपीरियंस से अकेले उज्जयी प्राणायाम से ठीक हो जाएगा, अच्छा, ये अकेले। कितना बार थायराइड पेशेंट के लिए कितना बार करना? शुरुआत हमेशा 3 बार से ही करना, क्योंकि शुरुआत ये बहुत नाजुक हिस्सा होता है, ये मसल्स बहुत नाजुक है, तुरंत फट जाएंगी। शुरुआत में उसको 3 बार से शुरू करो। जब उसको 7-10 दिन 15 दिन में खांसी बिल्कुल नहीं आ रही है, इसका मतलब यहाँ की मसल्स पूरी तरह तैयार हो गई। फिर उसकी संख्या को बढ़ाओ, 11 तक ले जाओ, 21 तक ले जाओ, उसको धीरे धीरे बढ़ाना, ठीक है। ये हो गया एक चीज़। अगर हम इसको बैठ के करते हैं, और एक बार दिखाइए ना। जी रिकॉर्डिंग हो रहा है ना इसमें, हाँ हो रहा है। देखिए पहले हिचकी लेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग में छोटे छोटे हिचकी लेंगे पहले, तो हो जाता है शुरुआत में, बहुत खांसी आता है। ऐसे किया, फिर कंटिन्यू लंबा खींच दिया, और राइट वाले को बंद करके लेफ्ट से पूरा श्वास बाहर छोड़ना है, बचा के रखना नहीं कुछ। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो हिचकी लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे ही कर सकते हो, कुछ देर के लिए रखना पड़ेगा। डायरेक्ट कर सकते हो, हिचकी लेने की जरूरत नहीं। ठीक है गुरु जी मेरा वाला हुआ हाँ बढ़िया हुआ, सही है। इसमें एक चीज़ और मुझे बताना था, जब उज्जयी प्राणायाम को बैठ करके करते हैं, जैसे हम बैठे कर रहे हैं, तो 2 चीज़ों में फ़ायदा करेगा, पित्त में और कफ में। क्योंकि पित्त को भी रेगुलेट करती है आपकी थायराइड ग्लैंड, है ना। जो आपको किसी को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, किसी को बहुत कम लगती है, किसी को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, किसी को कम लगती है, किसी को नींद बहुत ज़्यादा आती है, किसी को कम आती है। ये चारों सिचुएशन को बहुत अच्छे से मेंटेन करेगी आपकी थायराइड ग्लैंड, करती ही है वो। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है उस तरीके से, अब मैं सॉरी हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड वाला उस तरीके से करती है, तो ये बैलेंस हो जाएगा इससे। जितनी नींद जरूरी है उतनी नींद आएगी। बैठ के करेंगे तो पित्त और कफ को बैलेंस करेगा, अगर लेट के करेंगे तो वायु के लिए बहुत जबरदस्त टेक्निक है ये, बात ना करने से। लेटे करने से, वाह, खाना पाया क्योंकि पूरा शरीर आपका फ्लैट हो गया है। अब आप जब वैक्यूम बना कर खींचेंगे, बस एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि आपको जिस भी हिस्से में प्रॉब्लम है, जहाँ भी आपको दर्द है ना, उस हिस्से की भावना करनी है। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। যেখানে খাওয়ারে জায়গাটা তার পাশে ঢুকে তার পাশে ঢুকতে হবে। ये पूरा पैर फ्लैट रखूंगे मेरे यहाँ पे, है ना, लेकिन सीधा लेटना है पूरा। হ্যাঁ 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 जैसे मान लो मुझे जो है अभी मान लो घुटने में मेरे को दर्द है, इस वाले घुटने में, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, भावना करूँगा कि मैं मेरा घुटने में यहाँ पर वायु है। कॉन्सेप्ट तो समझिए ना, आयुर्वेद के अनुसार वायु की वजह से ही दर्द होता है। अगर आप इसको ढूंढने जाओगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको यहाँ वायु बता दे कि वायु कहाँ है, यहाँ ढूंढने से नहीं मिलेगी, लेकिन वो है। कितनी मिलेगी पता है, ये जो बाल है ना, बाल की नोक के बराबर वायु मिलेगी, इतनी सी वायु मिलती है। और वही क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर देती है, क्योंकि यहाँ नाड़ियाँ इतनी सूक्ष्म में होती है कि उतनी सी वायु से ही ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो इतनी सी वायु है यहाँ, अगर वो निकल जाए तो काम बन जाए। तो आपको क्या करना है, इसकी भावना करनी है कि ये घुटने में मेरे वायु है, और इसको मैं खींच करके कहाँ ला रहा हूँ। जैसे पंप होता है, साइकिल का पंप होता है ना, पहले उसको खींचते हैं, हवा भर जाती है उसमें, फिर नीचे दबाते हैं तो हवा टायर में चली जाती है। ऐसे ही पहले यहाँ से खींचना है इसको,
फिर पूरा बाहर निकाल देना। भावना करनी है कि वहां से सारी वायु निकल करके यहाँ आ रही है गले में, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल से बाहर निकल रही है। आप इसको, जिसको सामान्य सा प्रॉब्लम है ना, जो तुरंत हुआ है, आप करके देखना, एकदम से चमत्कार हो, तुरंत आराम मिल जाएगा। अभी घुटने का दर्द अभी जो नया हुआ है, कहीं भी दर्द है, कहीं भी XYZ, मैंने तो घुटने का एग्जांपल लिया, घुटने का एग्जांपल के रूप में मैंने बताया। বাংলাতে আমি এই ক্লাস নেব, তোমরা সবাই আমার কাছে করবে। ठीक है। अच्छा, बार-बार बाएं नाक से निकलना पड़ेगा। बार बाएं से ही निकालना, बाएं से ही निकालना। ठीक है, तो ये जो ऐसा करने से जो है एकदम से तुरंत जो है आराम होता है उज्जयी प्राणायाम से। बस इसमें सावधानी दो चीज की रखनी है ना। पहले तो इसमें इसके बारे में मैं अपना अनुभव बता देता हूँ। उज्जयी प्राणायाम करने वाले का कभी गला खराब नहीं होगा, कभी जिंदगी में कभी गला खराब नहीं होगा, चाहे वो क्रीम खा ले, चाहे बर्फ खा ले, कुछ खा ले। पहले मेरे को इतना था कि मैं थोड़ा सा पानी पी लेता तो गला बैठ जाता था मेरा, है ना। क्योंकि योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में सबका एक्सपीरियंस होगा कि वही व्यक्ति आता है जो थोड़ा बहुत कभी जिंदगी में कोई बीमारी झेल चुका हो। स्वस्थ व्यक्ति इतना जल्दी इंटरेस्ट नहीं लेते इन चीज़ों में, वो तो मस्त है ना। वो तो मस्त है, उसको जरूरत नहीं है। हम में से कोई ना कोई किसी डिजीज से आमना सामना होता है, तभी हम इस फील्ड में उतरे हैं। तो मेरा भी वैसा ही सेम था, है ना। क्योंकि मेरी कफ प्रकृति तो मुझे भी जो है कफ से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा मेरी गड़बड़ थी। तो ये उज्जयी प्राणायाम जो है, उसके बाद से कभी जिंदगी में मेरे को कभी आज तक मेरे को कफ नहीं हुआ, सिंगल बुखार नहीं हुआ, खांसी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, छोटा मोटा चलता रहता है मौसम वाला, वो अलग बात है। गुरुजी ये इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए काम करता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गला है हाँ। तो इम्यूनिटी का मेन जगह है। ठीक है, मैंने इसमें बताया था, ये मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया। सावधानी सबसे जरूरी इसमें ये है, उज्जयी प्राणायाम की जितने मैंने सारे फायदे बताए, नींद को बैलेंस करेगा, आपकी भूख प्यास को बैलेंस करेगा, आपकी बॉडी की हीट को बैलेंस करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसके तुरंत बाद, उज्जयी प्राणायाम करने के तुरंत बाद अगर आपने ठंडा पानी पी लिया तो ये सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी, तुरंत सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी ठंडा पानी पीने से। आपको इस इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि जैसे क्रीम खाएंगे तो 2 दिन में गला खराब हो गया, 1-2 घंटे में, लेकिन उज्जयी प्राणायाम करने के बाद तो विदिन सेकंड खराब हो जाएगा आपका, है ना। ये जरूर ध्यान रखना है कि कभी उज्जयी प्राणायाम करने के बाद ठंडा पानी नहीं पीना। पीना भी है तो गुनगुना पानी पियेंगे, नहीं तो 10-15 मिनट तक कुछ भी ना खाएं पिए। क्योंकि जो भी कुछ खाएंगे आप थोड़ी देर बाद थूक के देखना, वो थूक के जरिए बाहर निकलेगा। क्योंकि यहाँ पूरा, यहाँ का जो कफ होता है, जो चिकनाई होती है, वो सारी जो है रगड़ खा करके घर्षण की वजह से कम हो जाती है ना। वापस उसको फ्लूइड को बनने में, चिकनाई को बनने में थोड़ा सा टाइम लेती है बॉडी, है ना। तो तब तक वो मेंटेन नहीं होता है, तब तक आपको कोई भी ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडी चीज़ नहीं खानी है, नहीं तो खराब हो जाएगा गला। कम से कम आधा घंटा, कुछ 15 मिनट मैक्सिमम, ज़्यादा जरूरत है। हाँ जी, हाँ, उसको लेकिन कंटिन्यू उज्जयी प्राणायाम नहीं करना। वो हिचकी वाला जो बताया था ना, उसको वो वाला करना है, थोड़ा सा छोटे लेवल पे, क्योंकि ज़्यादा खींचेगा तो ब्लड आ जाएगा। हाँ, और सबसे तो अच्छा लपेट होता है, एक लपेट आती है, कोई भी गर्म लपेट आप गले में बांध लो और 2-3 घंटे 4 घंटे के लिए मौन चुप हो जाओ, गले से काम ही मत लो, बस गले में लपेट बांध के छोड़ दो। छोटा मोटा गला खराब होगा तो उसी में ठीक हो जाता है। ठीक है, गरम कापड़ हाँ, गरम कपड़ा, गीले पट्टी कितना गली पट्टी नहीं, सूखी ड्राई ऊनी, कोई भी जिससे गर्माहट मिले आपको, कोई भी पट्टी। हर रोज, हाँ, मफलर है जैसे। हर रोज कितने बार करना पड़ेगा? जितना गला खराब है, मान लो अगर थोड़ा बहुत खराब है ना, बैठ गया है, तो 2-3 घंटे या रात को बांध के सो जाओ बस। गुरुजी उज्जयी के बाद उज्जयी कितना बार करना? उज्जयी केवल 3 बार, अच्छा, केवल 3 बार, सुबह में। हाँ, तो उसके बाद आता है आपका भ्रामरी। भ्रामरी और उद्गी दोनों को एक साथ ही बता देता हूँ, लास्ट है ये दोनों। देखिए क्या होता है ना कि जैसे दालें होती हैं, चावल होते हैं, घर में माएँ बनाती हैं भोजन, तो उसमें कुछ छोटे छोटे कंकड़ होते हैं। ठीक है, वो कंकड़ कहाँ से आ गए? जहाँ से हमने दालें इकट्ठा करी थी वहीं से आएंगे, और कहीं से तो आएंगे नहीं, आसमान से कोई टपक जाए। जहाँ दालें हमने गिराई खेतों में या कहीं भी, इकट्ठा करते करते वो कंकड़ आ जाते हैं, है ना। अगर वो उसी को एज इट इज पका देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सेम ऐसे ही हम क्या है, हम खेत में ही हैं, एक ये संसार एक खेती है। हम लोग आज मेरे से आप लोग कुछ सुन रहे हो, कल मैं आप लोगों से कुछ सुनूंगा, थोड़ी देर बाद सुनूंगा, या मैंने भी ट्रेन में कोई मेरा दूसरा अनुभव रहा, कोई खट्टा मीठा अनुभव रहा, वहाँ कोई मुझे गालियाँ सुनी, कहीं मुझे गीत सुनाई दिए, कहीं कुछ सुनाई दी। तो ऐसे है ना, बहुत सारे विचारों के कंकड़ हमारे भीतर आ जाते हैं, और इतना बिजी लाइफ है हमारी कि हम उसको रिलीज भी नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो रिलीज कर देते थे, क्योंकि जैसे हम कोई भी मान लो अभी दिसंबर जनवरी में कोई दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, स्ट्रेस होता था, तो मार्च में होली का त्यौहार आता था, सब मिलजुल के खेलते थे, कई दिनों तक झूमते नाचते गाते, तो वो सारा स्ट्रेस, सारे वो कंकड़ पत्थर विचारों के सारे निकल जाते थे।
लेकिन आजकल हम उत्सव कम मनाते हैं, तो जो भीतर चला गया ना वो पड़ा ही रहता है ना। आजकल कौन उसको, पहले तो दालों में छांटते थे अलग अलग माएँ, आज कोई नहीं करता, बस सीधा धोया उसको कर दिया, काम खत्म। ठीक है, कोई इतना किसी को टाइम नहीं होगा कि कंकड़, हमारे वहाँ तो निकालते नहीं है, बाकी साउथ का मुझे पता नहीं है ना, हमारे वहाँ किसी को टाइम नहीं कि वो एक एक कंकड़ निकाले। वैसे ही हमारे साथ भी हो रहा है कि हम जो नेगेटिव थॉट्स हैं या जो हमारे लिए काम के ही विचार नहीं है, काम का नॉलेज नहीं है, उसको भी हम ले रहे हैं, माइंड में घुसाए जा रहे हैं, और वो क्या करता है, हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर देता है। स्ट्रेस, एक मसल्स इंड्यूस्ड स्ट्रेस उसको बोलते हैं, बिल्कुल अंदर घुस जाता है, चिपक जाता है। तो उसको करने के लिए क्या होता है, हमारे बहुत सारे मेमोरी वीक हो जाती है हमारी, या हमारे इमोशंस खराब हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन होना रहना शुरू हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें, नींद खराब होती है। तो उस सारे स्ट्रेस को, उन जो पार्टिकल्स को योग की भाषा में उसको पुद्गल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटे छोटे पुद्गल, कण बोल सकते हैं, पुद्गल, है ना, विचारों के कण जो आपके मसल्स में या कहीं भी आपकी नर्व्स में या कहीं भी नाड़ियों में आपके घुसे हुए हैं, जिनका कोई यूज नहीं है, बस वो वहाँ ब्लॉकेज कर रहे हैं, उनको आपको रिलीज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मानसिक विरेचन उसको बोलते हैं। एक तो होता है शारीरिक विरेचन, एक होता है मानसिक विरेचन। ठीक है, तो मानसिक विरेचन करने के लिए भ्रामरी और उद्गीत से बढ़िया कुछ नहीं होता। जैसे थाली में दाल है, अगर मान लो निकालना ही चाहेंगे हम दाल को, तो थोड़ी देर के लिए ऐसे चुन चुन के निकाल देंगे, लेकिन कुछ ऐसे पत्थर होंगे जो दाल के नीचे छुपे होंगे, छोटे छोटे कंकड़, उसको क्या करेंगे हम, वाइब्रेट करेंगे थाली को, है ना, या ऊपर पिछोड़ेंगे, ऐसे पिछोड़ते हैं ना, तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा, फिर कंकड़ दिखा उसको निकाल दिया, है ना, फिर उछालेंगे या वाइब्रेट करेंगे, फिर जो दिखेगा उसको बाहर निकाल देंगे। सेम ऐसे ही जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, है ना, तो वाइब्रेशन होती है, जो मसल्स के साथ जो स्ट्रेस वाले मॉलिक्यूल्स, इमोशंस के मॉलिक्यूल, नेगेटिव इमोशंस के मॉलिक्यूल जो चिपके रहते हैं, वो ऊपरी स्तर पे आ जाते हैं, है ना, और एकदम में मन शांत हो जाता मन शांत हो जाता है, वो सारे रिलीज होने शुरू हो जाते हैं आपके श्वास के जरिए। ठीक है, एक इसमें एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ मैं आपको, कभी भी करना। एक रिसर्च हुआ अमेरिका में, वहाँ पे किसके ऊपर रिसर्च हुआ, थेरेपिस्ट के ऊपर, जो यहाँ में थेरेपी सिखा रहे हैं, अभी अभ्यंग वगैरह सिखा रहे थे जो भाई, है ना, ऐसे ऐसे थेरेपिस्ट जो लगातार 20 साल से थेरेपी कर रहे हैं, पंचकर्मा थेरेपी, मालिश कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस जानने के लिए एक रिव्यू, एक मेटा एनालिसिस कर रहे थे वो अपना। तो उन्होंने देखा कि भाई तुम ये बताओ कि तुम्हें 20 साल से थेरेपी करते होगे, तुम्हें थेरेपी करते समय, मालिश करते समय, अभ्यंग करते समय, किस समय व्यक्ति को लगता है कि व्यक्ति थोड़ा अनकंफर्टेबल सा हो रहा है, किस हिस्से पर मालिश करते समय क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो उन थेरेपिस्ट का लगभग 70 लोग इन्वॉल्व थे उसमें, लगभग सबका एक ही कहना था, जब हम व्यक्ति के हाथों पे मालिश करते हैं ना, और यहाँ जबड़े में मालिश करते हैं, तो व्यक्ति बड़ा गुस्से के स्वभाव में आ जाता है, अनकंफर्टेबल फील करता है। जब उसकी बाजुओं पे मालिश करते हैं या यहाँ जबड़े वाली हिस्से पे मालिश करते हैं, ठीक है, तो ये बड़ी यूनिक चीज़ थी, है ना। बाकी हम सोचते होंगे भाई थाइज के पास करे या इधर उधर अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन नहीं, हाथों के पास जब करते हैं तो उसको गुस्सा बहुत आता है। फिर उसके बाद रिसर्च हुआ, रिसर्च ये तो रिसर्च करे, लेकिन हमारे शास्त्र में तो पहले से ही लिखा हुआ है, आयुर्वेद में तो आपने देखा होगा, जो व्यक्ति चबा चबा के भोजन नहीं करता है, उसके पास उसके में गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है। जो आराम से भोजन करता है उसका मन बड़ा शांत रहता है, एकदम सही बात है ना, क्योंकि आपके गुस्से का आपके दांतों से और आपके हाथों से बहुत गहरा संबंध है। जब आपको गुस्सा आएगा ना, आपका हाथ ही उठता है, पैर पहले नहीं उठता, है ना, क्योंकि अभी अभी गुस्सा जो आया है ना, पहले दांत, सबसे पहले दांत टाइट हो जाएंगे गुस्से में, फिर दांतों के बाद फिर हाथ टाइट हो जाएगा, फिर वो गुस्सा धीरे धीरे फैलता है, फिर बॉडी के नीचे की तरफ जाता है, हाथों में जाता है ना। आपने अगर मौका मिल गया, मतलब इसके ऊपर गुस्सा आया, मुझे मौका मिल गया तो मैं इसको मार दूंगा, लेकिन मैं अगर मारना नहीं है मुझे, तो वो गुस्सा क्या हुआ, मेरे बॉडी में वहीं का वहीं रह गया। तो हर एक विचार के स्टोर होने का एक पर्टिकुलर स्पेस होता है, जगह है। गुस्से वाले मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपके जबड़े में और हाथों में स्टोर होते हैं। कंजूसी वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके आपके जो मैंने कल बताया था पेनक्रियाज में स्टोर होते हैं, है ना। ईर्ष्या वाले, द्वेष वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपकी किडनी में स्टोर होते हैं, है ना। तो जैसे कोई भी चीज़ का अस्त व्यस्तता करते हैं, है ना, लोभ लालच करते हैं, तो वो भी आपके जो है पेनक्रियाज में स्टोर होते हैं। तो जब ऐसे वो करते हैं ना, जो उसको प्रेस करते हैं हाथों पे, तो वो मॉलिक्यूल्स वापस रिलीज होना शुरू होते हैं गुस्से वाले, तो वापस से वो क्या होता है, एक्टिव मोड में आता है, गुस्सा आने लगता है उसको। जबड़े में मालिश करते हैं तो गुस्सा आने लगता है। सेम वही चीज़ है कि आप जब वाइब्रेट करते हो ना, तो वो सारे गुस्से वाले मॉलिक्यूल्स बहुत अच्छे तरीके से निकलते हैं, है ना, रिलीज हो जाते हैं। और वो इतने छोटे मॉलिक्यूल्स हैं कि आपकी श्वास झटके से बाहर छोड़ोगे ना, उसी से बाहर निकल जाएंगे, इतने छोटे होते हैं वो, ठीक है। तो ये जो है भ्रामरी और उद्गीत करने के बाद जो वाइब्रेशन होती है माइंड में, तो वो सारे मॉलिक्यूल्स को हटा देती है। और इसके लिए एक बहुत बढ़िया किताब लिखी है एक ने, मॉलिक्यूल्स ऑफ द इमोशन, है ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ द इमोशन, हिंदी इंग्लिश में ही है किताब वैसे ही, ये NIH है एक जो
ब्रिटेन की संस्था, जैसे हमारे ICMR है, वैसे ही वहाँ की एक हेल्थ की बॉडी है कोई NIH, उसकी डायरेक्टर थी। उसकी डायरेक्टर ने कोई अपनी ज़िंदगी में रिसर्च किया था, और रिसर्च उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ खेल हो गया। वो रिसर्च उसके कलीग ने जो है, उसका जो असिस्टेंट था, उसने अपने नाम से पब्लिश कर दी, है ना। उसके साथ धोखा होगा, वही पब्लिश में रिसर्च में यही होता है। तो उसको बड़ा झटका लगा और उसने क्या कर दिया, अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया ना। बड़ी डिप्रेशन में रही, बहुत सालों तक स्ट्रेस में रही, क्योंकि पूरी ज़िंदगी भर का वही निचोड़ था उसका। काफ़ी काम किया होगा उसने, वो सारी रिसर्च दूसरे व्यक्ति ने अपने नाम से कर ली, कानूनी लड़ाई वगैरह सब चीज़ें हुई, लेकिन वो नहीं कर पाई, स्ट्रेस डिप्रेशन में चली गई। तो डिप्रेशन में रह करके जब उसने अपने आप को बाहर निकाला, तो उसने किताब लिखी मॉलिक्यूल्स ऑफ द इमोशन। उसने देखा कि हमारे इमोशंस, मैंने एक विचार मेरे मन में गया था कि मेरी रिसर्च ने किसी और ने ले लिया और मैं तनाव में आ गई, उस विचार ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी, है ना। मैं इतना विचार मेरे ऊपर हावी हो गया, जैसे कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, किताब उसके नाम से पब्लिश हो गई, कोई बात नहीं। तो उसने एक किताब लिखी मॉलिक्यूल्स ऑफ द इमोशन। मतलब उसने एक चीज़ बताई कि आपके इमोशन जो होते हैं, विचार जो होते हैं, उनके कितने मॉलिक्यूल्स कहाँ कहाँ स्टोर होते हैं, बाकायदा रिसर्च करी उसने, ठीक है। पर ऐसी एक किताब हिंदी में मिल जाएगी, यू कैन हील योर लाइफ, लुईस हेले की किताब है ना। वो तो बाकायदा ये बताती है कि आप अगर ये थॉट्स रिपीट करते हो तो कौन सा ऑर्गन आपका इफेक्टेड होगा, अगर इसके अपोजिट में काउंटर ऐसा थॉट्स लेके आते हो तो वो बीमारी आपकी ठीक होगी। और इसी को आयुर्वेद में बोलते हैं प्रज्ञापराध। आयुर्वेद में बोलते हैं इसको प्रज्ञापराध, है ना। प्रोनाउंसिएशन प्रज्ञा बोलते हैं उसको, प्रज्ञा प्रज्ञापराध। किसका? लुईस हेले, लड़की है लुईस हेले, हिंदी और इंग्लिश दोनों में भाषाओं में उपलब्ध है। हाँ हाँ जी जी। तो ये आयुर्वेद में इसको बोलते हैं बाबा प्रज्ञापराध, है ना। यानी कि अपराध इसको इसलिए बोला गया कि महर्षि चरक ने बोला कि कुछ अपराध जो होते हैं हम वो अपने साथ करते हैं, दूसरों के साथ नहीं करते हैं। कौन से अपराध? कि क्रोध करना, लोभ करना, मोह करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, घृणा करना, ये अपराध आप अपने साथ कर रहे हो। इसी को बोला प्रज्ञा अपराध, कि आप अपनी बुद्धि से अपराध जो करते हो अपने लिए, वो इसको 10 अपराध बताएगा। क्योंकि गुस्सा करोगे, सेम वही चीज़ महर्षि चरक ने लिखी है। गुस्सा करने से आपका किडनी खराब होगा, यूरिन की प्रॉब्लम आएगी। लोभ करने से आपका पेनक्रियाज खराब होगा। यही सारी चीज़ वहाँ लिखी हुई है। बस उन्होंने शास्त्र को पढ़ा नहीं है, उन्होंने अपने अनुभव से लिखा है, शास्त्र में पहले से लिखा है। तो ये भ्रामरी और उद्गीत करने से ये सारे फायदे। भ्रामरी देखे कई सारी टेक्निक है इसकी। पहले तो ये वाला होता है शास्त्र वाली, जो है किसी की आवाज़ आपको सुनाई ना दे, आंखों में अंधकार दिखाई दे, अंधेरा दिखाई देगा, है ना। देखने में सिंपल है, लेकिन 2-3 इंस्ट्रक्शन ध्यान में रखना है। आंखें पूरी तरह से बंद, और एक ज्योति की कल्पना करनी है कि अंधेरे में एक दीपक जल रहा है। आपको जानबूझ करके कल्पना करनी है कि एक दीपक जल रहा है यहाँ पर, या बहुत अंधकार में एक दीपक जल रहा है कहीं भी दूर। दोनों कानों को बंद कर लिया, अंगुली को डाल दिया कान में, लंबा सांस भरेंगे, और जैसे भंवरा फूलों के आसपास में गुंजन करता हुआ रहता है, वैसे ही गुंजन करेंगे लंबा सांस लेके। इस तरीके से एक तो ये टेक्निक है। दूसरा आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इंडेक्स फिंगर माथे के ऊपर, आज्ञा चक्र पे ऐसे दोनों उंगलियों को, इंडेक्स फिंगर को मिला दिया। ये भी शास्त्र में लिखी हुई है। बाकी तीनों उंगलियां आंख और नाक जहां मिलते हैं वहां कोने में रखेंगे, अंगूठे से कान को बंद करेंगे। सेम वही प्रोसेस, लंबा सांस खींचेंगे और भंवरे की तरह गुंजन करेंगे और ज्योति की कल्पना करेंगे, है ना। ऐसे दोनों तरीके हैं इसके। कितना बार करना है इसको? 3 बार, इसको भी 3 बार करना है। जिनको मेंटल प्राणायाम हो गया, हाँ, जिनको मानसिक रूप से कोई समस्या है वो 5 बार 11 बार भी कर सकते हैं। सामान्यतः 3 बार करते रहेंगे तो डेली आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे रिलीज होते रहेंगे। कान का प्रॉब्लम रहने से काम करेगा? कम करेगा बिल्कुल। तो ये सारे प्राणायाम थे टोटल। उद्गीत ओंकार का उच्चारण जो मैंने पहले किया था। हाँ, इसमें भी एक चीज है, छोटी सी चीज है, मैं बता देता हूँ। उद्गीत में 3 शब्द होते हैं वैसे तो, ओ ऊ म। देखेंगे तो जब हम ओ का लंबा उच्चारण करते हैं तो बीपी बढ़ता है, ध्यान रखें। अगर आपको पेशेंट को एक ओंकार के उच्चारण